नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश का नया संसद भवन आजकल इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं और जोरों पर इसीलिए हैं क्योंकि बॉयकॉट इनॉग्रेशन ये जो शब्द है ना वो बार बार सुनने को मिल रहा है विपक्षी दलों द्वारा। देश का नया संसद भवन यानी कि जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन इसी महीने 28 मई को होने वाला है और इस भव्य इमारत को बनाने में 23,000 मजदूर लगे थे। अहमदाबाद की कंपनी ने इसे डिजाइन किया, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने इसका डिजाइन किया और नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने का इंतजाम है तो राज्यसभा को 300 सांसदों के लिए तैयार किया गया है। और फिलहाल की बात करें तो लोकसभा में कुल 543 और राज्यसभा में कुल 250 सांसद हैं। नई संसद को बनाने में तकरीबन 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5,000 से अधिक आर्ट लगाए गए हैं और इस भव्य इमारत का उद्घाटन अब पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं। लेकिन इस उद्घाटन समारोह को लेकर देश भर में सियासी वॉर छिड़ गया है। विपक्ष कहता है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति करें, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका इनॉग्रेशन करवा रहा है तो इसी को लेकर ये जो सियासी वॉर है वो छिड़ गई है। तो अब तक 19 राजनीतिक दल हैं जो इसका इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान खुले तरीके से कर चुके हैं। बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस से लेकर एनसीपी, आरजेडी, सपा, आप, कम्युनिस्ट पार्टी ये सभी शामिल हैं और भी अन्य पार्टियां हैं। और यहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये हर दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दे रही हैं। आपको भी जल्दी से हम यहां पर ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से बता देते हैं कि विपक्षी पार्टियों का बायकॉट इनॉग्रेशन के पीछे तर्क क्या है, आइए जानते हैं। इन 19 विपक्षी दलों ने दरअसल अपने एक जॉइंट स्टेटमेंट में यह कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना ना केवल महामहिम का अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता है। हम नए संसद भवन के इनॉग्रेशन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। तो यह तर्क उनकी ओर से दिया गया है। अब देखिए ना, विपक्ष जहां इस उद्घाटन समारोह को राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा अपमान बता रहा है तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए यानी कि खुलकर अब विपक्ष को यह मौका गिना दिया है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में सदन का उद्घाटन किया गया था। अब उद्घाटन का विवाद कहां से शुरू हुआ है तो 21 मई को, इसी महीने की 21 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, पीएम को नहीं। सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उप नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जरूरत है? किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने का न्योता दिया था और आनंद शर्मा ने कहा है कि जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया और अब नए संसद भवन के उद्घाटन से ही राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है। ये न्यायोचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी के आग्रह से उनसे आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। अब विरोध की अगर असल वजह को हम समझें तो विपक्षी दल साफ तौर पर कहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए और अगर राष्ट्रपति मुर्मू
नए संसद भवन का उद्घाटन करती हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। नई संसद का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती यानी कि 28 मई को किया जाना है, तो ऐसे में कांग्रेस ने इसकी तारीख को लेकर भी आपत्ति जताई है। और एक तरफ बीजेपी सावरकर को राष्ट्रभक्त मानती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें राष्ट्र विरोधी की तरह देखती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी आज ट्वीट किया है कि हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं का यह बहुत बड़ा अपमान है। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस आदि को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। डॉक्टर आंबेडकर का भी तिरस्कार है। तो आखिर क्यों यह विवाद बढ़ता जा रहा है, क्यों विपक्ष इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रहा है और क्यों उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सब पर आगे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे ताकि प्रोग्राम के अंत में आप अपनी फीडबैक जो है हमारे साथ शेयर कर सके। देखिए, हंगामा बरपना था और यह हंगामा बरप ही गया है। सवाल यह है कि क्या मोदी पॉपुलैरिटी से जलन है, क्या इसीलिए बॉयकॉट का उद्घाटन है? बहिष्कार करने के इस निर्णय को हम किस तरीके से देखें? क्या यह निर्णय सही लगता है, यह गलती है या फिर यह विपक्ष की मजबूरी है? क्या कांग्रेस का शासन होता तो वो इस श्रेय को छोड़ देती या फिर विपक्ष भाजपा से फिर ये उम्मीद क्यों कर रहा है? इस विरोध से भाजपा या पीएम मोदी की राजनीतिक सेहत पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नई संसद का उद्घाटन बहिष्कार करेगा विपक्षी एकता की नींव? और ये देखिए, आखिरी जो सवाल है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। अभी देखिए, सभी जो नेता हैं विपक्ष के वो सब एक साथ है, लेकिन क्यों ये एक आशंका है कि ये जो यूनिटी है वो बैकफायर करेगी। बैकफायर का डर इसमें लग रहा है क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, ये कई दफा हो चुका है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम तसल्ली से बात भी करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके साथ भी इन सवालों को शेयर किया गया है तो चाहेंगे कि इस पर आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी राय साझा करने के लिए हमें मेल कर सकते हैं और मेल की जो आईडीज हैं वो नीचे लगातार फ्लैश भी हो रही हैं और प्रोग्राम के अंत में भी हम आपके साथ इसे शेयर करते हैं। तो ये वो सवाल हैं जिस पर आज हम तसल्ली से बात करेंगे और बहुत ही एक खास मेहमान एक 1-to-1 डिस्कशन के लिए मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और उन्हीं से स्ट्रेट टॉक हम करेंगे। इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे और उन सवालों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो अब से थोड़ी ही देर पहले आपके साथ हमने शेयर किए हैं। न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हंगामा बरप ही गया, पर आज बात होगी स्ट्रेट टॉक में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विपक्ष का निर्णय है, इस निर्णय को किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से इसे देखा जाए। क्या ये निर्णय सही है या गलत है या फिर विपक्ष की एक मजबूरी बनकर रह गया है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्हें पहले भी आप स्क्रीन पर हमारे साथ कई दफा देख चुके हैं, ऐसे ही तमाम कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए। बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ये बड़ा ही दिलचस्प, जी धन्यवाद सर। बड़ा ही दिलचस्प ये कहीं पूरा का पूरा विषय, क्योंकि एक तो नई संसद जो है वो देश को मिलने वाली है या मिल चुकी है, जिसका इनॉग्रेशन 28 मई को होना है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे अब कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है कि अब होगा क्या। क्या जो सत्ता पक्ष है, जो उन्होंने निर्णय लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इनॉग्रेशन कराने का, क्या वो फैसला पलट सकता है? लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया उससे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि सभी का आना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं आना चाहते तो वो आपकी मर्जी भी है। और विपक्षी एकता जो हमें अभी दिख रही है वो एकता कब तक बनी रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी 19 जो दल हैं वो इस वक्त अभी इसका बायकॉट कर रहे हैं। सो मुखर होकर दोनों के दोनों दल सामने आ चुके हैं और वार पलटवार हो रहा है। इन सबको समझने से पहले ये नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो
जारी सियासी तकरार है अब बहिष्कार तक आ गई है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुछ भी नया नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री की कार्यशैली उस तरीके से है। सत्ताधारी दल कभी विपक्ष को विश्वास में नहीं लेता है, चाहे वो संसद चलने का मामला हो या किसान बिल का मामला हो। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो उन्हें ठीक लगता है उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, विपक्ष को दरकिनार करते हुए। और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश तो करता है, लेकिन एकजुट रह नहीं पाता है। बात छवि की आ रही थी। आपने कहा था कहीं ये जलन तो नहीं है माननीय मोदी जी की पॉपुलैरिटी से। देखिए, पॉपुलैरिटी से ही प्रश्न पैदा होता है कि हिमाचल और कर्नाटक जी दोनों में वो पॉपुलैरिटी डेंट हुई। अब वो पॉपुलैरिटी को बना के रखना है क्यों? 2024 का चुनाव है। 2024 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाना है। अगर उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है या डेंट लगता है तो डेफिनेटली 2024 के चुनाव के परिणाम कुछ अलग होंगे। और इसी कड़ी में आप देखेंगे विदेशों में जो आयोजन हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे देशों में, और वहां जिस तरीके से दिखाया गया कि दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जय जयकार कर रहा है, ये सब चीजें 2024 में दिखेंगी, चुनाव प्रचार में दिखेंगी कि विपक्ष सम्मान नहीं करता है, देश के अंदर प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है। लेकिन विदेशों में देखिए, भारत विश्व शक्ति बन चुका है। जबकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से लोगों को लाया गया और वहां इकट्ठा किया, जी, और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ, और वहां के प्रधानमंत्री को पता है कि वहां जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो वोटर हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वहां रहते हैं जो वोट करते हैं। तो वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए वहां उपस्थित रहे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, अगर कोई विदेशी अगर यहां भारत में आकर उस तरह का आयोजन करता है तो देश के नागरिकों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? वो उसे अन्यथा लेंगे या खैर स्वीकार करेंगे? और वैसे भी आप देखेंगे कि विदेशों से भारतीयों के साथ विद्वेष की खबरें आती रहती हैं, हमले होते रहते हैं, एक जेलसी देखने को मिल रही है, और ये और पनपेगी। इस तरह के जितने आयोजन होंगे उससे एक मैसेज जाएगा कि भी खाते तो ऑस्ट्रेलिया का है लेकिन गीत भारत के गाते हैं। और यही अगर भारत में हो तो भारत में भी यही होगा। हम कहते हैं कि लोग खाते यहाँ का है, गीत पाकिस्तान के गाते हैं जी। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और आगे भविष्य में इन सब के परिणाम या इन सब की परिणति आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट भी आया था, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं तो वहां पर का जो इवेंट था वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की कहें उस पॉलिटिकल सिचुएशन में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लेकर कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया के इन इवेंट से सीखना चाहिए जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ हमें देखने को मिल रहा है। और ऊपर से अब ये बायकॉट इनॉग्रेशन जो चल रहा है उसी संदर्भ में उनके उस स्टेटमेंट को देखा जा रहा है। लेकिन उपाध्याय जी, एक और बात है यहाँ पर। देखिए, ये जो मसला है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा है। अब क्यों है सब्जेक्टिव? क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि विपक्ष के आरोपों में कुछ दम शायद हो सकता है, शायद क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कृषि कानूनों को पारित किया गया, केंद्र द्वारा हाल ही में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने वाले अध्यादेश को जारी किया गया, तो केंद्र सरकार की ऐसे देखिए कई फैसले हैं जिन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत जो है वो माना जा सकता है। तो विपक्षी दलों के पास कहीं ना कहीं एक तो तर्क है कि राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये जो बातें हैं वो उद्घाटन के बहिष्कार को सही ठहराती है? देखिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े जब एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं तो वहां माननीय प्रधानमंत्री का नाम न होके राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रयोग करते हुए, और देखिए संसद भवन है, लोकसभा राज्यसभा दोनों वहां बैठेंगी और दोनों का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं राष्ट्रपति करती हैं, महामहिम करती हैं, और राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही सत्र शुरू होता है।
कोई भी सत्र शुरू हो, पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसके बाद में सत्र शुरू होता है। और वो प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इग्नोर किया जाए तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और जो प्रश्न उठ रहा है वो वहीं से उठ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं एक दल से, एक दल है और एक दल के चुनाव होता है और प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, लेकिन होता तो उसी दल का सांसद है। जबकि राष्ट्रपति किसी भी दल से बिलोंग नहीं करते। वो एक जो पोस्ट है, वो जो पद है, जो संवैधानिक पद है, गरिमामयी पद है, और वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जोड़ा जाता, वो देश के साथ जुड़ता है। जब भी आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सबके एड भी निकलते हैं, आप दिखेंगे निविदा वगैरह निकलती हैं, तो माननीय राष्ट्रपति द्वारा लिखा जाता है वहां जी। और ऐसे में इन सबको दरकिनार करना प्रश्न खड़े करता है, और प्रश्न खड़े होंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि राष्ट्रपति को इग्नोर करके प्रधानमंत्री ने समर्पित किया नया संसद भवन देश को, और विपक्ष ने बहिष्कार किया। और एक दो पार्टी ने नहीं, 19 दलों ने बहिष्कार किया, और उस बहिष्कार को दरकिनार करते हुए संसद भवन सुपुर्द किया गया देश की जनता को या देश को। हम इसे उद्घाटन नहीं कहेंगे, ये देश को समर्पित किया जाता है। जब भी कोई राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय इस तरह का स्मारक होता है तो वो देश को समर्पित किया जाता है। जी जी जी। तो नया संसद भवन है, गरिमा है देश की जी। और सब मिलजुल कर, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया कि वहां सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों थे जी। देखिए, सत्ता पक्ष की ड्यूटी है, ये दायित्व है कि विपक्ष को साथ लेकर चले। अब आप इतिहास में चले जाइए, सत्ता में नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनको इलाज के लिए भेजा गया, उनको पूरा सम्मान दिया गया। यानी इससे पहले मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। आज तो ऐसा लगता है, ऐसा घमासान हो रहा है कि जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, जबकि वो लोकतंत्र के स्तंभ हैं। लोकतंत्र, सत्ता पक्ष और विपक्ष जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। संसद नहीं चल रही है, संसद में गतिरोध पैदा हो रहा है जी। और कहीं कोई एफर्ट नहीं हो रहे, कोई प्रयास नहीं हो रहा गतिरोध को दूर करने के। ये विडंबना है, और इन्हीं सब विडंबनाओं से ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। जैसे आपने दिल्ली का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और अध्यादेश लाकर उस ऑर्डर को, तो यही कहूंगा कि आईना दिखा दिया गया जी। यानी सुप्रीम कोर्ट को, देखिए वो सर्वोच्च संस्था है और उसने अगर कोई फैसला देती है तो बहुत सोच समझकर और बहुत विचार विमर्श के बाद देती है। बिल्कुल। उसको दरकिनार करना लोकतंत्र में जायज नहीं माना जा सकता, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। तर्क दिया जाता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी पता थी, उस जूरी को पता थी ये बात कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उसके कुछ तो नेतार्थ थे, वो ऐसे ही नहीं दे देते हैं फैसला। सुप्रीम कोर्ट फैसला बहुत विचार विमर्श करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचता। बिल्कुल। और वो जब निष्कर्ष पर पहुंचा कि भी चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अधिकारी को, जो कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफर भी कर सके। बिल्कुल। पब्लिक जो में अभी जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके की सिचुएशन, जिस भी तरह की किसी भी विषय पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है,
उन सबसे पब्लिक डोमेन में संदेश कुछ और ही गया है, क्योंकि बात हम नई संसद के इनॉग्रेशन की कर रहे हैं। तो देखिए, ये संसद, जैसा उपाध्याय जी ने भी कहा कि ये जो संसद है वो देश की है। संसद कितने ही समय से जिस सुचारू तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से चल नहीं रही है। सिर्फ वहां पर भी बायकॉट ही हो रहा है, वहां पर भी सिर्फ कहें काली पट्टियां बांधकर जो है प्रोटेस्ट ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आवर्स जो पहले हमें देखने को मिलते थे वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी क्या है कि इस नई बिल्डिंग का, देश की गरिमा का जो है इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 28 मई को होना है। शायद इस तरीके का उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, राष्ट्रपति की ओर से होना चाहिए था, उनके हाथों होना चाहिए था। इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन एक और बात है कि ये जो इमारत है ना, ये जिस संस्थान का प्रतिनिधित्व करती है वो पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद भी, आज अगर उनका कार्यकाल है तो कल किसी और पार्टी का हो सकता है, तो उसके कार्यकाल में भी ये जो इमारत है वो बनी रहेगी। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस की ओर से यहां पर इसको लेकर ट्वीट किया गया था राहुल गांधी की ओर से, सवाल ये उठा पब्लिक डोमेन में, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर यह कहा कि मान लीजिए अगर कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा होता तो क्या ये जो श्रेय है, क्या कांग्रेस इसे छोड़ देती या इसे अपनाती और स्थिति वैसी ही होती जैसे अभी है पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हंगामा बरप ही गया स्ट्रेट टॉक में, आज इस पर चर्चा हो रही है और उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सीधे तौर पर समारोह का बहिष्कार करने वाले 19 दल हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, और 19 दलों के पास लगभग 140 लोकसभा में सीटें और लगभग 97 जो हैं वो राज्यसभा सीटें हैं। अब ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं ये क्लियर करता है कि हर 4 में से लोकसभा सांसद और हर 5 में से 2 राज्यसभा सांसद उद्घाटन के समय उपस्थित नहीं होंगे। तो ये उचित हो या ना हो, ये विपक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ा राजनीतिक या कहें पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है जो उनकी ओर से अभी दिया गया है कि वो इसका बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है वो इसका इनॉग्रेशन नहीं होना चाहिए। उपाध्याय जी, जैसा हम सवाल ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के गए थे कि मान लीजिए अगर अभी सत्ता पक्ष में कांग्रेस होती तो, या फिर मान लीजिए कोई और भी पार्टी होती, अभी हम सिर्फ कांग्रेस के संदर्भ में इसको जोड़ रहे हैं, तो क्या वो इस तरीके का श्रेय छोड़ती? और अगर ऐसा ही होता तो फिर भाजपा से वो उम्मीद क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रश्न तो वहां भी है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का एक नया विधानसभा भवन और उसका उद्घाटन हुआ, तो उसका उद्घाटन किया माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जी, जब संवैधानिक कोर्ट तो वहां पर नहीं थी, गवर्नर वहां भी थे, वहां भी मुख्यमंत्री थे, और जो वहां पर एक बोर्ड जो लगा है उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उसके बाद मुख्यमंत्री का और विधानसभा अध्यक्ष का नाम नीचे है उसमें। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो समय के गर्त में है चीजें कि अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो वो क्या करती। बात उसकी नहीं, बात क्या है, संवैधानिक क्या है, होना क्या चाहिए, होना तो मानदंड क्या होनी चाहिए, आदर्श क्या स्थापित करने की बात आदर्शों की। दूसरा क्या गलत करता तो मैं भी गलत करूंगा, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? इस तरीके से हरगिज नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो सर इस तरीके का बन चुका है ना, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि मान लीजिए अगर कांग्रेस होती तो क्या वो इस तरीके का मौका छोड़ती? शायद नहीं छोड़ती। ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है, शायद वो भी वही करते जो अभी मोदी गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, फिर गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस कहां रह गई? हम एक तरफ कहते हैं कि भी वो गलत करते हैं, और उन्होंने गलत करते थे या गलत किया तो उन्हें जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, वो क्या करते? प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में आदर्श स्थापित करना, मर्यादाओं का पालन करना। अगर दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, तब क्या मैं का पालन नहीं करूंगा? प्रश्न ये है। अगर सत्ता में होते तो शायद वो भी यही करते, लेकिन उसे भी जायज नहीं ठहराया नहीं जा सकता था। देखिए, सत्ता में हमेशा कोई नहीं रहता, सत्ता आने जाने वाली चीज।
ये बात अलग है, पैरामीटर बदल जाते हैं। कई बार जब बीजेपी विपक्ष में थी तब संसद को न चलने देना भी देशहित होता था। ठीक। और ये सदन में कहा गया, सुषमा स्वराज और जेटली जी ने शायद कहा था कि कई बार संसद को न चलने देना भी देशहित होता है। और आज जब सत्ता में बीजेपी है तब कांग्रेस पर प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इसमें इतने घंटों का नुकसान है जी। इतना पैसा लगता है। अरे पैसा पहले भी लगता था, नुकसान पहले भी था, लेकिन पहले वो देशहित था। आज वो देशद्रोह कैसे हो जाएगा? या तो पहले गलत बोल रहे थे हम, या आज गलत बोल रहे हैं। और जनता इन सब चीजों का बारीकी से नजर रखती है और समय आने पर जवाब भी देती है। ठीक। तो बिल्कुल, अभी तक तो देखिए हम इस चर्चा के माध्यम से हम यही समझ रहे हैं कि देश हित में जो होना चाहिए उसी तरीके का निर्णय जो है वो सरकार को भी लेना चाहिए। देश हित क्योंकि संसद जो है वो देश की है और यहीं पर कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो यहीं पर हमें साफ तौर पर दिखती है। अभी तक हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे ये स्पष्ट तौर पर ये जानना है कि अभी देखिए फिर जो विपक्ष उपाध्याय जी कर रहा है, क्या वो सही है या फिर उनकी मजबूरी? देखिए, विपक्ष की जो राजनीति है, एक तो होती है पॉजिटिव राजनीति, एक होती है डिस्ट्रक्टिव। अब विपक्ष कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ इसलिए विरोध करना है कि हम विपक्ष में हैं, तो वो भी जायज नहीं है। जहां अच्छा काम हो वहां सपोर्ट करना चाहिए सत्ताधारी दल का और उसकी नीतियों का। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप होके विपक्ष नहीं बैठ सकता। विपक्ष का काम है प्रश्न खड़े करना। और मैंने पहले भी कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी प्रश्न खड़े करती थी। तब आप सिलेंडर लेकर घूमते थे कि भाई नहीं, महंगाई बढ़ गई है। आज वो सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गई कीमत, आज आप जिक्र भी नहीं करते, कहीं जिक्र नहीं होता है। तो जनता उन सब चीजों को देखती है और समय आने पर उन सब का जवाब भी देती है। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये उम्मीद की आती थी कि वो गेम चेंजर हैं और वो जहां जाएंगे तस्वीर बदल जाएगी और हम हारी हुई बाजी जीत जाएंगे। लेकिन न तो हिमाचल में ऐसा हुआ और न कर्नाटक में ऐसा हुआ। पूरी शिद्दत के साथ रोड शो किए जी, सब कुछ किया कि जनता ने नकार दिया। तो फिर अभी विपक्ष जो कर रहा है, हाँ अभी सर जो विपक्ष कर रहा है, क्या देखकर लगता है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष पर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनके बड़े जो और मंत्री हैं उन पर किसी तरीके का कोई असर इस पर हो रहा है? क्योंकि अब तो वो भी मुखर होकर सामने आ गए हैं। तो क्या लगता है कि राजनीतिक सेहत पर अभी भी, क्योंकि एक दो दिन बाकी हैं इनॉग्रेशन होने में, कोई राजनीतिक सेहत पर उनका असर पड़ेगा इस बॉयकॉट को लेकर, या अभी पड़ रहा हो? देखिए, पढ़ना चाहिए। संसद की गरिमा पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही संसद है। संसद वहां सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, वहां विपक्ष भी है। और दोनों मिलकर अगर इसका उद्घाटन होता या देश को समर्पित किया जाता तो इसकी गरिमा कुछ अलग। आज भी देश को समर्पित करें, आगे बढ़ाएंगे जी। देश को समर्पित किया जाएगा, 28 तारीख तय है। लेकिन उस पर एक कहीं ना कहीं बदनुमा दाग रह जाएगा एक। लेकिन उपाध्याय जी, एक इनॉग्रेशन हुआ था या राष्ट्र को समर्पित की गई थी तो विपक्ष नहीं था जी, विपक्ष ने बायकॉट किया था जी। ये इतिहास में लिखा जाएगा और हर घटना इतिहास में दर्ज हो जाती है। बिल्कुल। आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। तो फिर ये इससे सवाल तो फिर यही उठता है ना उपाध्याय जी कि देखिए, क्या पता, जैसा हम पहले भी कहते थे कि शायद एक दिन इन्हीं 19 पार्टियों में से कुछ नए संसद भवन में सत्ता पक्ष में बैठी होंगी और उनका कोई जो सदस्य है वो पीएम होगा। और कुछ मौके देखिए कि ऐसे होते हैं जिन्हें संस्थाओं के दीर्घकालीन इतिहास की, जैसे आपने भी बात की है,
उस दीर्घकालीन इतिहास के नजरिए से देखने की जरूरत होती है, ना कि आज के पक्षपात पूर्ण कहीं प्रतिद्वंदता के नजरिए से। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात सटीक फिट बैठती है कि पक्षपात प्रतिद्वंदता के नजरिए से हम इसे ना देखें। देखिए, हम ये फैसला नहीं कर सकते कि भी क्या सही है क्या गलत है, कौन पक्षपात कर रहा है कौन पक्षपात नहीं कर रहा है। लेकिन जनता में मैसेज क्या जा रहा है, महत्वपूर्ण ये होता है। और जनता में जिस तरीके से एक मैसेज जा रहा है कि आप एक तरफ सम्मान करते हैं महामहिम राष्ट्रपति का, और आप गर्व के साथ कहते हैं कि हमने एक आदिवासी और महिला को देश की राष्ट्रपति बनाया है, राष्ट्रपति बना है जी। लेकिन अब जो मैसेज जाएगा वो मैसेज क्या जा रहा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद होते हुए भी उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो किस तरीके से आप ये कहेंगे कि भी हमने बहुत बड़ा एहसान किया है या बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने एक दलित महिला को राष्ट्रपति का पद दिया है, राष्ट्रपति की कुर्सी पर मनोनीत किया है, बिठाया है, चुना है। तो वो जो आपने किया था उसका नेगेटिव असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और आप वक्त के साथ ये नहीं कह पाएंगे। अगर आप ये कहेंगे तो वहां प्रश्न खड़े होंगे। भूमि पूजन में भी जो उन्हें महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज संसद भवन कंप्लीट हो चुका है, आज उसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, देश को समर्पित कर रहे हैं। वहां भी राष्ट्रपति का ना होना प्रश्न खड़े करेगा। और राष्ट्रपति के बिना संसद का सत्र शुरू नहीं होता। राइट जी। उस व्यक्ति को इग्नोर कर देना, उसे दरकिनार कर देना जायज नहीं माना जा सकता। साथ लिया जा सकता था, उनकी अध्यक्षता में हो सकता था, यानी चीजें और बेटर की जा सकती थी। और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर करते तो फिर मैं वही कहूंगा कि नए संसद भवन की गरिमा में 4 चांद लगते। और जब इतिहास लिखा जाता, आगे आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ती, तो उसको भी एक मैसेज जाता कि देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, तो ये उदाहरण भारत में भी सेट हो सकता था कि नए संसद भवन के लोकार्पण के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ हमें दिखते। बिल्कुल सही है कि हाँ, देश के ही ऐसे ना राष्ट्रहित में ऐसे कई मौके होते हैं जिन्हें संस्थाओं के दीर्घकालीन इतिहास के नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तो ये भी एक ऐसा मौका है जिसमें हमें इसी नजरिए से इसे देखने की जरूरत है। लेकिन हो कुछ और ही रहा है। अभी जो हो रहा है उससे मैसेज क्या जा रहा है। और मान लीजिए अगर सत्ता पक्ष अपने फैसले को पलटकर राष्ट्रपति जो है नई संसद भवन का निर्माण इनॉग्रेशन करते हैं, तो फिर इससे आगे मैसेज क्या जाएगा। हम हालांकि एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन इसका जिक्र किया जा सकता है। उपाध्याय जी, एक सवाल देखिए पब्लिक डोमेन में से ये भी उठा है कि अगर कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी की परेड का इस्तेमाल अपने निजी ब्रांड के लिए करते हैं, तो क्या फिर विपक्ष जो है वो गणतंत्र दिवस परेड का भी बहिष्कार करेगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये भी नहीं है कि विपक्ष जो है वो सरकार को पूरी तरीके से फ्री पास दे देता है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण स्वीकृति या फिर कहें पूर्ण बहिष्कार के बीच जो अभी किया जा रहा है इस नए संसद भवन के इनॉग्रेशन को लेकर, ये जो किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, इसकी जगह कुछ और भी किया जा सकता था। लाइक विपक्ष जो है वो काली पट्टी बांध सकता था, या फिर कहीं ना इनॉग्रेशन में एक टोकन प्रतिनिधियों को भेज सकता था। इस तरीके से भी जो है कुछ स्थिति जो है वो क्रिएट की जा सकती थी, जिससे मैसेज भी जाता और कहीं जो इतना बड़ा बायकॉट, इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जारी हैं, उससे मैसेज भी पब्लिक डोमेन में कुछ और जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पूर्ण बायकॉट करने की बजाय ये जो चीजें हैं वो की जा सकती थी। आपका क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और होता रहा है भी 26 जनवरी या दूसरे जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं
उन सबका राजनीतिकरण हो रहा है, तो आप कहां कहां बाइकआउट करेंगे? संसद का बाइकआउट करेंगे, लोकार्पण का बाइकआउट करेंगे। जी अब बिल्कुल गणतंत्र दिवस की परेड का जब आप बाइकआउट करेंगे तो मैसेज तो गलत जाएगा, बिल्कुल। अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और आपको सिर्फ जनता के बीच में ये मैसेज ही देना था, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, विरोध दर्ज करा के भी वहां उपस्थित रहा जा सकता था, या उपस्थित होकर भी विरोध दर्ज कराया जाता। वो अपना अपना सोच है। और देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये कि मैसेज क्या जा रहा है। सत्ता पक्ष क्या मैसेज देना चाहता है और विपक्ष क्या मैसेज देना चाहता है। जी दोनों अपना अपना परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं। 2024 का चुनाव, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं, अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। जी अभी जो आ रहा है कि भी अब जो इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम विदेशों में जाकर गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं, नतमस्तक होते हैं, और अपने ही देश में गांधी को दरकिनार करके सावरकर को तवज्जो दी जाती है। तो विचारधारा का प्रश्न है, मैसेज का प्रश्न है कि हम क्या कहना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, देश के आदर्श क्या है, वो पैरामीटर है। और उसको, इतिहास को नहीं बदला जा सकता, गांधी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, और विश्व पटल पर आप इस बात को मानते हैं। लेकिन अपने ही देश में आकर एक अलग विचारधारा को आप जब लेकर चलेंगे तो प्रश्न खड़े होंगे। जी और विपक्ष यही प्रश्न खड़े करना चाहता है। उधर सत्ता पक्ष नेहरू को घेरना चाहता है, राजतंत्र, राजतंत्र की बात करते हैं, चोल वंश का जिससे रिलेट करते हैं कि चोल वंश का शासन इतने लंबे समय तक था और उसे दरकिनार किया गया। जब देश आजाद हुआ तो वो नेहरू को सौंपा गया, नेहरू ने उसे स्थापित नहीं किया। यानी तरह तरह से इस इवेंट को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया जाएगा। जी इसका महिमा मंडन होगा और विपक्ष, मैं समझता हूं सही तरीके से जवाब देना चाहिए, वो नहीं दे पाता। ठीक। कई बार विरोध करते करते एक इतना गलत मैसेज चला जाता है कि विपक्ष का फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। जी जी जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक पर दिखा, हाँ प्रश्न सर्जिकल स्ट्राइक पर खड़े किए गए थे, लेकिन वो सेना के साथ जोड़ दिया गया। बिल्कुल। कर्नाटक में हमने देखा, बजरंग दल के ऊपर बैन की बात हुई थी, लेकिन उसे बजरंग बली से जोड़ दिया गया। जी जी अब यहां भी जो आप बाइकआउट कर रहे हैं, इसको कहां कहां जोड़ा जाएगा 2024 में, जी किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, ये समय बताएगा। ये भी बताएगा समय, क्योंकि समय कम है उपाध्याय जी। लेकिन मैं यहाँ पे विपक्षी एकता का बस जिक्र कर लेती हूँ। देखिए, जब जब विपक्षी एकता की बात होती है तो मंच पर कोई पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता है। अभी देखिए ना, दिल्ली के उस मसले को लेकर, अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश जो लाया गया है, उस पर अब अरविंद केजरीवाल अब हर जगह जा रहे हैं और हर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करें, आज शरद पवार से मुलाकात की है। इस तरीके से इस मसले पर भी विपक्षी एकता यानी कि 19 जो दल हैं वो सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है आम लोगों का भी कि ये जो विपक्षी एकता है ना, ये सिर्फ ये कुछ समय के लिए ही है, ये बैकफायर जरूर करेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, राजनीति विशुद्ध रूप से व्यवसाय हो गई है और व्यवसाय में फायदा देखा जाता है। अब इस एकता में भी जो विपक्षी दल है, मुझे कहेंगे मेरा क्या फायदा हो रहा है, मुझे कुछ फायदा है इसका या नहीं। जी। फायदा होगा तो विपक्ष एक रहेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं होगा। मान लिया आम आदमी पार्टी पहले कहां एकता की बात करती थी, लेकिन आज उसे लग रहा है कि अध्यादेश को रोकना है तो जरूरी है, तो वो कल तक कांग्रेस की मुखालफत करते थे, शरद यादव पर प्रश्न खड़े करते थे, शरद पवार पर प्रश्न खड़े करते थे। अब शरद पवार के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस से भी साथ मांग रहे हैं। तो फायदा कहां है? हर पॉलिटिकल पार्टी फायदे और नुकसान के हिसाब से तय करती है कि विपक्षी एकता में जाना है या नहीं जाना है। जी। और बेईमानी हो गया ये सब, एक लंबा इतिहास है।
बिल्कुल, इसलिए बैकफायर का भी डर है। हाँ, इसलिए बैकफायर का भी डर है। जी जी, एकता की बात होती है, बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई न तो एकता दिखती है, न वो तस्वीरें दिखती हैं। फिलहाल सब तो अपने यही, अपने रास्ते। हाँ, अभी की जो सिचुएशन है, अभी जो राजनीति जिस तरीके से होती है उस पे तो यही हमें दिखता है कि सब आपस में अपना हित देखते हैं, लेकिन देश हित में कोई कुछ नहीं देखता है। उपाध्याय जी, क्योंकि समय कम है तो मैं अभी फिलहाल आपसे भी इजाजत लेना चाहूंगी और आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इन तमाम पहलुओं पर जो है अपनी बात रखी है, अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ हमें समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उपाध्याय जी ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखी है कि देखिए, इन पार्टियों ने बीजेपी के निशाने पर आने के डर से बैकफुट पर नहीं जाने का फैसला किया है, लेकिन वो बैकफायर का दुडर बना ही हुआ है। क्या ये जो मुद्दा है वो इस तरीके के बहिष्कार के लायक था? इस पर आप अपनी टिप्पणी प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो एक सवाल हमने रखा ना, इस पर तो देखिए सवाल जवाब आगे भी होते रहेंगे, भविष्य में भी होते रहेंगे, लेकिन हाँ, आने वाला समय है लोकसभा चुनाव का, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं उसने कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों के लिए बिगुल जो है वो फूंक दिया है। सो इसी के साथ फिलहाल इजाजत, लेकिन हमें ईमेल जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम को लेकर info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ फिलहाल इजाजत, नमस्कार।